हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कैसी होती है इसको हमने प्रूव करके आपको दिखाया था। यानी वहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने प्रूव कर दिया था कि F बराबर r/2 या r बराबर किसके होता है, 2f के होता है। ठीक, इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपको पिछले वाले लेक्चर में दिया गया है। ठीक है, आज हम लोगों का काम क्या है, आज हम लोगों को काम है ये है कि ये वाला क्या चीज़, फार्मूला प्रूव करना। ठीक है ना, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ही फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। आज इसी के बारे में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत इजी है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे कह सकते हैं अनुसार इसको 10th और 12th दोनों बच्चे जो है इसको कंप्लीट और पूरा वीडियो, ठीक है, और ध्यान से इसको देखें। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। बच्चे इसको खास तौर से बहुत डरते हैं, कितना लंबा डेरिवेशन है, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को आप बना के रखिए, पूरा प्रूफ हो जाएगा। एक बार मैं कराऊँगा, 1-2 बार आप घर पर कर लीजिए, क्लियर। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इससे पहले हम ये कहें कि भाई वीडियो पूरा देखा करो। अगर जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको इसका पता नहीं चलने वाला। क्या करते हैं, 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं, 5 मिनट देख के छोड़ देते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इससे हमारा जो है हौसला बढ़ता है कि बच्चे को अच्छा लग रहा है, जो है बता रहे हैं सर कि हाँ बढ़िया है या नहीं है। ठीक है, इससे हम अगली वीडियो बनाने में हमें क्या मिलता है, कह सकते हैं कि एक उत्तेजना मिलती है कि चलिए बच्चों के लिए काम करें। ठीक है, तो ये सब आपका काम है। ठीक है, बाकी लाइक और शेयर तो आप जान ही रहे हैं, शेयर तो ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो ये 3 लोग अलग अलग थे। ये पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, तीनों अलग अलग ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे थे। हम तीनों को क्या कर दिए, एक साथ मिक्स कर दिए। यानी जहाँ मैं बता दूँ, F क्या है, फोकस दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, वस्तु की दूरी। तो इस फार्मूले का प्रूफ हम करेंगे कॉनकेव मिरर से, यानी अवतल दर्पण से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये आपका हो गया पॉइंट M1, ठीक, और ये M2। ये M1 M2 क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक, जहाँ से आप क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। आप नहीं, प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया P, और ये चलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो ना, हमारे लोगों के पास तो आइडिया है, मार्कर है, इसको मिटा के यहाँ P कर दो, कोई दिक्कत नो। चलिए इस पॉइंट को हमने क्या माना, C, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, F, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट क्या है, AB। अब भाई हमें यहाँ कम क्या बनाना है, इस वस्तु का क्या बनाना है, इमेज। तो कम से कम 2 किरण को, एक हमने डाल दिया किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी कहाँ से, प्रकाश, यहाँ से वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब आपको पता है 3 नियम हमने बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, फोकस से। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात आपको ये बताई गई थी कि अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से, तो बिना विचलित हुए पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा था, पीछे आपको नॉर्मल बना के समझाया गया था। ठीक है, यानी अवलंब बना के समझाया गया। तो ये वाली प्रकाश किरण कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। ये आ गई। अब देखो इस पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, F होगा, और ये वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो इस वस्तु का देखिए यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट की, तो इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बन गया। ये बन गया हमारा A' और B'। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं M1 M2 पहले ही मान चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं M, और इसको क्या मान लेते हैं N। कोई दिक्कत, ये है पूरा कंप्लीट फिगर। बस अब इसी से हमें प्रूफ कर लेना है, बहुत इजी है। ये दुनिया, ये महफिल, ये सब काम का नहीं है। अरे है, देखो कैसे। अच्छा सुनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये क्या है 1 2 3 4, अरे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक, ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 4। अब 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, इन्हीं चारों ट्रायंगल का यूज करके यहाँ तक हम आ जाएंगे। कहाँ तक 1/f = 1/v + 1/u। आइए प्रूव करते हैं। चलो अब देखिए, सबसे पहले 2 त्रिभुज पकड़ो। ये तो एक भैया पीलिया पकड़ लिया था, इसको अंदर करो यहाँ बाहर। चलो ए बी सी है त्रिभुज, ए बी सी और ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज हैं। अच्छा, समरूप त्रिभुज की खासियत क्या होती है, मैं जल्दी से थोड़ा सा यहाँ बता के इसको मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ए बी सी और ये ट्रायंगल छोटा सा यही से, देखो यही से कुछ चुक सा बस छोटा सा, ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। बस खूब दोनों एक ही तरीके से दिख रहे हैं ना, दोनों क्या हैं एक ही तरीके से दिख रहे हैं, यानी जितना एंगल ये उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, दोनों समरूप त्रिभुज खत्म। अब इनके खासियत क्या होता है उस बात को ध्यान रखना है। खासियत ये है कि इनके आधार और इनके आधार यानी इनकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ए सी बटे क्या हो जाएगा पी क्यू पी आर, ठीक, बराबर ये भुजा यानी ए बी बटे किसके हो जाएगा पी क्यू के, ठीक, बराबर अब कौन सा भुजा बचा ये वाला बी सी बटे किसके हो जाएगा क्यू आर के। तो ये होता है क्यू आर, ठीक है, ये होता है समरूप त्रिभुज की खासियत, ठीक है। चलिए इसी का यूज करके हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो मिटा दें, ओके। तुम सताने कब आएगी तो चलिया, तू चलिया। चलो यहाँ से देखा जाए, चलो आजा आजा आजा, चलो आएगा अभी। देखो ट्रायंगल देखो क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या चीज़ ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी कैसे हैं समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं समरूप त्रिभुज हैं। अच्छा अगर समरूप हैं समरूप त्रिभुज हैं तो क्या होंगी इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा ए सी बटे ये हो जाएगा सी ए डैश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नो सर। अगला ट्रायंगल कौन कौन सा है ये दोनों, ठीक है, कौन कौन सा एम एन एफ, ट्रायंगल एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ ये भी कैसे हैं समरूप, ठीक है, त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा वही भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी क्या हो जाएगा एम एन बटे ए डैश बी डैश, एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर ये किसके हो जाएगा एफ एन बटे क्या हो जाएगा ए डैश एफ, ठीक। चलिए आगे देखिए, कहीं ना कहीं एम एन किसके बराबर है ए बी के, यानी एम एन बराबर ए बी के, ठीक। अच्छा एम एन बराबर ए बी के है तो उठा के यहाँ रख दो, तो एम एन की जगह क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा एफ एन अपान ए डैश एफ। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2। अच्छा आप देखो समीकरण 1 और 2 में देखो तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश। अगर ये दोनों पक्ष हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यदि ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। चलो अच्छी बात है, अगर ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। क्या हो जाएगा ए सी बटे सी ए डैश बराबर किसके हो जाएगा एफ एन अपान ए डैश एफ। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, पूछ लीजिएगा दोबारा हम बता देंगे, हैं। चलो अच्छा आगे देखो, अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है वो ध्यान से देखना। हमने ये कहा था, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद सीधा डायरेक्ट आपको कुदाऊंगा। अरे नाले में नहीं कुदाना भाई, यहाँ कुदाऊंगा, जंप कराऊंगा। देखो हमने कहा ये मिरर है, ध्यान समझिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा ये किरण जब इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तो ये आपका डिस्टेंस इतना आ रहा कि नहीं आ रहा, समझो इस बात को। यानी कुछ ना कुछ
जैसे वहाँ पर NP है कि नहीं है, NP का मान ये डिस्टेंस कुछ होगा। अगर ये मान लें कि प्रकाश किरण यहाँ पर हो, इसके नज़दीक और आ जाए, तो ये देखो ये डिस्टेंस और कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये प्रकाश किरण और नज़दीक हो तो ये डिस्टेंस और कम होता जाएगा। अगर ऐसे हम मान लें एक कंडीशन कि ये प्रकाश किरण, ये जो आपतित प्रकाश की किरण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक हो, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट N था, ठीक है ना, ये जो पॉइंट N आ रहा था वो किस पर आ जाएगा, P के बहुत ही निकट। ये पॉइंट N जो है वो किसके निकट आ जाएगा, P के बहुत निकट। उस कंडीशन में जो हमारा Fn था, ये N यहाँ पर पहुँच कर, तो ये किसके हो जाएगा, Fn बराबर Fp के हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, फिर सुन लीजिए। जैसे जैसे ये प्रकाश किरण इसके नज़दीक आती जाएगी, वैसे वैसे ये N पॉइंट इधर की ओर भागता जाएगा, किसकी ओर, P की ओर। तो जब ये बहुत नज़दीक होगी तो ये N लगभग P के निकट होगा, तो जो ये Fn था वो किसके बराबर हो जाएगा, Fp के। क्लियर हुआ। चलो अब इसी का यूज करेंगे। चलो मान लेते हैं कि यदि तुम साथ दो, तो इसको मैं प्रूफ कर लूँ, हैं। चलो दे तो रही साथ तुम। क्या है, यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के निकट, ध्यान समझना, निकट स्थित हो तो, ठीक, यानी उसके बहुत निकट स्थित हो, वहाँ से जा रही है, बगल से, इसके जस्ट बगल से पास हो रही है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं Fn बराबर किसके हो जाएगा, Fp के। समझ में आया। यानी जो ये Fn था वो किसके बराबर हो जाएगा, Fp के। तो उठा के मान यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, AC/CA बराबर ये हो जाएगा Fn की जगह पे Fp, या इसको आप PF लिख दीजिए, PF/A'(F). ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बात किया जाए। अब बस कुछ नहीं करना है, बस खेल यहीं तक था, पूरा खेल यहीं तक था। बाकी अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस यानी कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन सभी का मान, AC का मान, CA' का मान निकाल के लाके इसमें रख देना, प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखो AC कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। AC सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, AC कहाँ है, ये है A और ये है C। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, मुझे मालूम नहीं, मालूम करो फिर कैसे। देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको M2 कह दे। देखो अच्छा एक बात करो, याद करो, देखो ये क्या वक्र ध्रुव है, ध्रुव से यहाँ तक वस्तु है ना, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुत ध्यान से देखना, हम इसको कहेंगे U, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। इसको हम क्या कहेंगे, U। ठीक, ये क्या वक्रता केंद्र, ये क्या ध्रुव, इनके बीच की दूरी को देखो ऐसे डॉट यहाँ, इसके बीच की दूरी को हम कहेंगे कैपिटल R। हुआ। अच्छा ध्रुव और ये क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, यहाँ के बीच की दूरी को हम कहेंगे V। क्या कहेंगे, V। अच्छा ये क्या है, फोकस, ये फोकस यहाँ पॉइंट ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, F कहेंगे। क्या कहेंगे, F। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, क्लियर होगा। अब देखो अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए AC, तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखो P से P से A तक हमें पता है कितना है U, और P से C तक पता है कितना है R। तो यहाँ से PA में से, पूरी दूरी में से यदि PC को घटा दें तो तो AC आ जाएगा। फिर सुनिए हमने क्या क्या, अगर मुझे AC चाहिए तो हमें AC क्या करेंगे, PA में से, यानी PA पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी PA माइनस PC। ठीक है, तो AC की जगह आप क्या लिखेंगे, PA माइनस PC। क्लियर हो गया। ठीक है, PA माइनस PC। अच्छा CA' देखो कहाँ है, ये है CA', ये डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस मालूम है कितना है R, यहाँ से ये डिस्टेंस मालूम है कितना है V। तो पूरी दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं PC माइनस, ठीक, PA' बराबर, अगला क्या है PF देखो P और ये तो हमें पता है F है, इसको ऐसे ही रहने दो, PF बटे A'(F) कहाँ है, A'(F), ये डिस्टेंस मुझे याद करना। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो P से A' तक हमें पता है ये डिस्टेंस V, P से F तक पता है F,
तो पूरी दूरी में से यानी पी ए डैश में से पी एफ घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। बस खेल ख़त्म यहीं पर। चलिए अब ध्यान सुनो। अब यहाँ पर मैं लेक्चर नंबर 5 को यहाँ पर ख़त्म कर दे रहा हूँ। अरे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ। देखो अब ध्यान सुनो। अब एक एक वैल्यू को ध्यान से देखना, लिखना। पी ए किसके बराबर, देखो पी ए कहाँ है, पी ए ये है यू के बराबर, तो डिस्टेंस माइनस यू लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपतित किरण इधर की ओर, दूरी इधर की ओर। अच्छा और क्या चाहिए, पी सी कितना होगा, पी से सी ये है कैपिटल आर, तो जाएगा माइनस आर। और क्या चाहिए, पी सी पता होगा, पी ए डैश कहाँ, पी ए डैश यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी तो हो जाएगा भी माइनस भी। पी एफ कहाँ है, पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी है माइनस एफ। क्लियर हो गया? तब उठा के सब वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए। देखो पी ए की जगह कितना रखेंगे, माइनस यू, माइनस पी सी की जगह कितना होगा, माइनस आर, तो हो जाएगा प्लस आर बटे पी सी कितना है, पी सी का माइनस आर, ठीक, प्लस सॉरी माइनस पहले लगाओ, पी ए डैश माइनस भी तो हो जाएगा प्लस भी बराबर पी एफ की जगह कितना लिखेंगे, माइनस एफ बटे पी ए डैश किसके बराबर है, माइनस वी के, फिर माइनस पी एफ किसके बराबर है, माइनस एफ के, तो जाएगा प्लस एफ। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब एक फार्मूला हम पढ़े गए थे, बी नो डैट। हम जानते हैं तुम्हारी चुमली हम कर देंगे, हम जानते हैं, या तो ध्यान से देखना क्या होता है, आर बराबर 2F होता है ना, आर बराबर 2F उठा के वैल्यू यहाँ रख दो, देखो क्या हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें, माइनस यू प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे, 2F हो गया। ठीक है। और इसका गुणा साथ साथ इधर भी कर दे रहे हैं, तो जाएगा माइनस भी प्लस एफ बराबर, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो पहले माइनस एफ तो रहेगा ही, ये जाएगा आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2F, तो हो जाएगा 2F माइनस 2F, सॉरी ये माइनस 2F और प्लस भी। अगर कहीं भी गलती किए तो जानते हो ना, गलत ही हो जाएगा पूरा, परेशान रहिए, आएगा नहीं कुछ। ठीक है, चलो अब देखो गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, तो यू भी, ठीक, इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस यू एफ, ठीक है, इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस 2F भी, इसका गुणा इससे कराएंगे तो प्लस 2F स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2F भी। इससे ये क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक है, अब क्या बचा, देखो ये देखो एफ भी यहाँ भी है, एफ भी यहाँ पर, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो चाहो तो। ये सॉरी ये गलत हो गया, ये एफ भी रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ, ठीक है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में है तो 2F भी प्लस में और ये माइनस में एफ भी, ठीक, ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ बराबर 2F भी में से एफ भी घटेगा तो क्या बचेगा, एफ भी, ये आ गया। अब इस समीकरण को इसको मान या ठीक है, या ऐसा लिख दो कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे दो, बस प्रूफ हो जाएगा। देखो यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर एफ भी बटे यू भी एफ। देखो यहाँ से यू भी कैंसिल, बचेगा 1/f माइनस यहाँ से यू एफ कैंसिल, क्या बचेगा 1/v, यहाँ पर क्या बचेगा 1/u। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, देख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा एक लाइन लिख दे रहे हैं, तो ये इसको उधर जाएगा तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में हो जाएगा प्लस 1/u। ये हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। चलिए बहुत इजी प्रूफ था, ठीक है, एक बार इसको प्रूफ कर लीजिएगा, एक बार घर पे तो है ही आप लोग, मतलब 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, तो आपके पास वीडियो बन ही रहा है ना, पहुँच ही जाएगा, तो आप जितनी बार मन के उतनी बार आप उसको रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नोट करिए जल्दी से।
चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ते हैं? रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। देखो इसमें से कुछ किया नहीं गया, इसी फिगर में केवल एक प्रकाश की किरण और डाल दी गई। वो किरण कौन सी? देखिए BP एक किरण और आ गई, ठीक है ना, और ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई, बस इतना सा केवल और किया गया, ठीक है। अब रेखीय आवर्धन समझते हैं होता क्या है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है किसी भी ध्यान सुनिएगा, रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी भी दर्पण द्वारा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, और चाहे समतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, उस प्रतिबिंब की लंबाई यानी उसका आकार बटे जो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया वस्तु, उसका आकार, दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, रेखीय आवर्धन एक रेशियो है, एक क्या है? अनुपात है। किसका किसका? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया? लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन ने बता दिया कि किसी भी जो है दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन का तो कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन बराबर होगा क्या चीज़? प्रतिबिंब का आकार, ठीक है ना, प्रतिबिंब का आकार बटे क्या होगा? वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का आकार, ठीक है। देखो इसको कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो इसको हम m से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है। m बराबर, देखिए प्रतिबिंब के आकार को प्रदर्शित करते हैं लंबाई को I से, क्योंकि देखिए इसको कहते हैं इमेज, इसको कहते हैं वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, तो I/O किससे प्रदर्शित करते हैं? I/O। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, m बराबर I/O। ये हो गया इसका फार्मूला। अच्छा, अभी एक इनकम्प्लीट फार्मूला, पूरा नहीं है, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे, ठीक है। लेकिन और एक बात सुनो, अगर हम रेखीय आवर्धन के मात्रक की बात करें और बीमा की बात करें, अच्छा मात्रक क्या होगा? जो आकार ऊपर है आकार नीचे, दोनों सेम राशियां हैं, और सेम राशियां तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल हो जाएंगी तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, ठीक है ना। स्टेप पॉइंट में लिख लीजिएगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, ये कैसे आता है। चलिए अब यहाँ पर वही चीज़ है, देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास, प्रूफ देखिए, प्रूफ में देखिए दो ट्रायंगल ABP, देखिए त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'(B')P तथा त्रिभुज A'(B')P कैसे हैं? ये भी समरूप त्रिभुज है कि नहीं? समरूप त्रिभुज हैं। अच्छा समरूप त्रिभुज हैं तो दोनों की भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। अगर अनुपातिक होंगी तो AB बटे क्या होगा? A'(B') बराबर क्या हो जाएगा? PA बटे PA', किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा सभी की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया जाए। AB बराबर किसके होगा? देखो ये है ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट को हम किससे कहा? O से, तो मुख अक्ष के ऊपर है तो प्लस O हो जाएगा। अगला क्या है? A'(B') कहाँ? ये है मुख अक्ष के नीचे है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, और आई बात समझ में? अच्छा PA किसके बराबर है? PA देखो P से A तक ये U के बराबर था तो हो जाएगा -U। अच्छा PA' ये किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की लंबाई है ना, यहाँ तो ये प्रतिबिंब की दूरी है तो कितना हो जाएगा? -V। उठा के वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो AB का मान किसके बराबर है?
ओके ए डैश बी डैश माइनस आई के बराबर पी ए का मान माइनस यू के, एक मिनट, पी ए डैश, ठीक है, कैसा ही है, ये हो जाएगा माइनस यू के अपान किसके हो जाएगा, माइनस भी के, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पलट लो तो माइनस आई अपान ओ बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा भी अपान यू, और यही आई अपान ओ बराबर किसके, चाहे माइनस इधर कर दो, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो आई अपान ओ बराबर माइनस उधर ट्रांसफर कर दो माइनस भी अपान यू, और यही आई अपान ओ किसके बराबर, एम के, तो एम बराबर फार्मूला आता है आई अपान ओ या माइनस भी अपान यू। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया रेखीय आवर्धन और उसका मात्रक, ठीक है। तो हमने बता दिया कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, उसका हमने प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि समतल, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान कितना होता है, ठीक है। ध्यान समझना, इसे मिटा दे रहे हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, रेखीय समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान कितना होगा, किसके लिए, नंबर 1 नोट पॉइंट है, समतल दर्पण के लिए, ठीक है। समतल दर्पण के लिए m का मान कितना होगा, देखो समतल दर्पण में आपको पता है कि जितना प्रतिबिंब का आकार होता है उतना ही वस्तु का आकार, मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास प्लेन मिरर है, उसके सामने हम खड़े हो जाएं तो जो इमेज बन रहा है उसका आकार और हमारा आकार दोनों बराबर होता है, तो दोनों का आकार बराबर है ना, तो कैंसिल, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए दूसरी बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए, पहले उत्तल के लिए बात कर लें, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा याद करो, पीछे 2 कंडीशन बताया गया था आपको उत्तल दर्पण में इमेज बनने का। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, फोकस पर, और जो प्रतिबिंब बना था वो वस्तु से छोटा था कि नहीं था। और हमने कहा था कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर, यानी कि दर्पण के सामने कहीं भी रखी हो, तब भी उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना था, वस्तु से छोटा। तो हमेशा क्या बना था, हमेशा हर कंडीशन में प्रतिबिंब छोटा था और वस्तु बड़ा था। तो ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की वैल्यू छोटी, तो उत्तर 1 से क्या आएगा, कम आएगा ना। तो इसके लिए m का मान हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। m का मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जी उल्टा लग दिया गया, m का मान लेस देन 1। क्लियर हो गया, यानी m का मान हमेशा 1 से क्या होगा, बताइए, कम होगा। अच्छा, समतल बात करते हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो कहीं ना कहीं जब हम लोग कहाँ पर थे, अनंत पर, उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना था छोटा बना था कि नहीं बना था, तो उत्तर 1 से कम आएगा। जब उसी वस्तु को हमने कहाँ ले आया था, वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना, हाँ वक्रता केंद्र पर लाए थे, तो उस कंडीशन में जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो यानी उसका मान 1 हो जाएगा। और जब यहाँ पर लाए थे तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब बड़ा बना था, वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, वस्तु का आकार छोटा, तो उत्तर 1 से क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर है m का मान, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है ना, m का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन, ठीक है ना, 1। समझ में आ गया, ये होता है इसका मान, किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। क्लियर हो गया। तो चलिए ये था हमारा प्रूफ, ठीक है, कौन सा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का। और दूसरी बात फिर हम लोगों ने देख लिया कि आवर्धन किसके लिए कितना होता है और रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है, दर्पण के जो है पहचान करना थोड़ा सा, उसके बाद फिर क्या पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे कुछ 2-4 अच्छे, और प्रकाश के परावर्तन को यहीं पर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को एंजॉय करिए, पूरा का पूरा देखिएगा, और जैसा भी हो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।